स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। अब जल्दी से आ जाइए। सुहानी, पापा की परी, पांडे जी, खुशबू, आलोक, राजेश, सौट, सौरभ कुमार, पर पवन, रज्जक, बीजू कुमार, फिरदौस खान, दुर्गेश गुप्ता, सबका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग। सीपू सी, राखी मोदी, पप्पू, शैलेंट बॉय, काजल, मणिकांत, सोनाली, शिवम, आनंद सागर, सेठी बाबू, प्रकाश कुमार राणा, नीरज सिंह रॉक, सुहानी, युवराज, सबका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग ऐड हो जाइए, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और कल से आप लोगों का बदलाव होने जा रहा है सभी चीज़ों में, यानी आप लोगों का रणनीति बदलाव होगा, क्योंकि अब लास्ट चलेगा। सीपू सी, दुर्गेश गुप्ता, कुमार गौरव, वाल्मीकि, नीरज सिंह रॉक, पांडे जी, प्रकाश कुमार राणा, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। सेठी बाबू, चड़क नीति, गोल्डन कुमार, स्टडी मूड का बब्बा जूली कुमारी, सौर्या कुमार यादव, जयराम दास, राजेश, शॉर्ट वीडियो, सभी का स्वागत है। जल्दी से सब लोग आ चुके हैं। फिरदौस खान, सोनाली कुमारी, सत्येंद्र पासवान, सूर्य कुमार यादव, राज, गुड्डू सिंह, सोली, चलो चलिए चलिए, आ चुके हैं सभी लोग एकदम। गुरुजी प्रणाम। मलेरिया है मलेरिया है तो दवाई कराओ, हम क्या कर सकते हैं? प्रणाम करने से मलेरिया खत्म होगा? चलो, तो आज ये जो होने वाला है सेशन, उससे पहले मैं बता दूं कि कल से फिर से आप लोगों का वही चीज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लास्ट समय में बहुत फास्ट तरीके से हम लोगों को सभी सिलेबस कवर कर लेना है। इसलिए मैं आपको अभी से बता देता हूं कि आपको क्या होने वाला है। मैं लास्ट में भी आप लोगों को होमवर्क दूंगा, यानी कि अब डेली दो सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन, दो सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेगा, जिससे होमवर्क मिलेगा और जल्दी से खत्म करना है। ठीक, तो 2 सब्जेक्ट कर आपको चलेगा अल्टरनेटिव। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि पहले सब्जेक्ट वाइज खत्म कर लेते हैं। साइंस का लगभग आप लोगों का खत्म हो चुका है, इतना क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी साइंस के आप लोगों पर ये भरोसे कर कि आप लोग साइंस का पढ़ाई करते होंगे, छोड़ देंगे तो फिर हमारा सबसे बड़ा गलती होगा। ठीक, तो साइंस का एक होगा कि साइंस का 30 क्वेश्चन रहेगा और 50-50 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। ठीक, मतलब जीके का रहेगा, 2 सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक, तो आपको होमवर्क मिल जाएगा, उससे आपको पढ़ लेना होगा और उससे मैं 50-50 क्वेश्चन सेट करवा दूंगा और 30 क्वेश्चन साइंस के रिवीजन का इंक्लूड, यानी कि 130 क्वेश्चन डेली आप लोगों को करने के लिए मिलेगा। और वही ऑफलाइन में रहेगा, वो भी ऑनलाइन में ही रहेगा। ठीक, दोनों में सेम है और दोनों में सहमति बन चुका है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, और बहुत बहुत तेज तरीके से हम लोग देखेंगे, यानी सभी सिलेबस को कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं आपको यहां से टेस्ट की। मेरा साइंस इतना तगड़ा है ना सर, मत कहिए। ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। साइंस, हाँ, तो साइंस का क्या होगा कि साइंस का 30 क्वेश्चन रिवीजन वाइज रखेंगे, जैसे कि तुम लोग का रिवीजन भी होते रहे। ठीक, साइंस का थोड़ा बढ़ाएंगे लेवल और रिवीजन भी आप लोगों का होते रहेगा। बाकी 2 सब्जेक्ट का आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लेना है। ठीक, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो टेस्ट लगाने शुरू कीजिए। सभी लोग कॉपी कलम अपना निकाल लीजिए। टेस्ट पहले ही मैं दे देता हूं, अब आप लोगों का ड्यूटी है टेस्ट लगाइए। चलिए, हाँ, तो यहां से हम इसे जूम करते हैं, ये देख सकते हैं कि इसका नाम है क्या है, जियोग्राफी पॉलिटी टेस्ट। 50-50 क्वेश्चन है, प्लस 50 क्वेश्चन है। ठीक, दोनों 50-50 क्वेश्चन है और इत्मीनान से क्वेश्चन लगाना है, तेज गति से चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और जो भी है देखिए यहाँ पर टोटल टाइमिंग कितना है, 45 मिनट, यानी ये 100 क्वेश्चन 45 मिनट में लगाना है, यानी आपके पास 45 मिनट में 100 क्वेश्चन लगाना है। ऑफलाइन में भी इतना ही स्पीड में मैं रखा हूं। ठीक, 45 मिनट में लगा लेना है। संविधान सभा की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, पहले पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, बताइए। सब लोग का स्वागत है, हाँ, एकदम ध्यान है। चलिए लगाइए क्वेश्चन, चलो लगाओ यार। तेरा सुपरस्टार जयराम दास, श्याम कुमार सुंदर, शिपू सी, खुशबू कुमारी, आनंद सागर, अंकुश राज, दुर्गेश गुप्ता, कुमार रजक, राखी मोदी,
सर आप स्वागत में 10 मिनट लगा देते हैं, हम स्वागत में 10 मिनट लगा देते हैं। तोरा जैसा लड़की, तुमरे जैसा लड़की, जब शादी में लोग जीजा लोग आते हैं तो पैसा लेने के लिए जूता चुरा लेती हो। तू जूता चुराती हो तो हम बोलते हैं हम तो स्वागत में तुमको 4 मिनट लगाए, 10 मिनट कहाँ लगाए। और तू जो जूता चुरा लेती हो साली लोग, ये कौन चुट्टा वाला काम है? बनने जा रही हो पुलिस, जीजा जी को जूता चुरा लेती हो तुम लोग। शर्म नाम का कोई चीज ना है क्या? और जूता चुरा के ऊपर से पैसा भी मांगती हो, और उस समय स्वागत में ना लगता है? कोहबर में जब लोग जाता है कहती हो ए तेरी गीत सुनाइए ना, उस समय ना लगता है? और जल्दी से शादी ब्याह कर विदा करना चाहिए तो ना, उस समय तो हम गाएंगे, गाना सुनेंगे अपन पति देव जी से। बात करने आती हो, हमसे मत उलझना, सुलझा देंगे। ये देख लो, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल सदस्य 7 होते हैं, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसे प्रारूप समिति करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अपन बचवन के, अपन छोटकन भाईवन के स्वागत कर रहे, तुम्हारा क्या भाई दिक्कत है? स्वागत करने दो, तुम्हें दिक्कत है। जीजा जी लोग आवे लगे तो बड़ा आरती ले लेके स्वागत करती है सब, काहे खाती? मुंह में से लाट टपकते रहता है। 500 रुपया दे देंगे, 1000 रुपया दे देंगे, 1500 रुपया दे देंगे। अब मिलता क्या है? घंटा, 1 रुपया ना मिलता है। चलो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। संविधान सभा जो बना था, आप देखोगे संविधान निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा, और उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो देखो, अस्थायी अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोनों बिहार से ही थे, ये याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनने वाले हैं। झंडा समिति के भी अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार के सीवान जिला से आते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई? स्वतंत्रता के बाद कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई? यानी अलग अलग जो रियासत था उसको एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान है। लगभग देखोगे 300, माफ करना, लगभग 562 से 66 रियासत थे, यानी कि 65 से 66 थे। बाकी 3 रियासत अपने आप को स्वतंत्र मानती थी, जैसे कि 3 रियासत जो थी वो थी आपको हैदराबाद की, जम्मू कश्मीर की और जूनागढ़ की। बाद में तीनों को मिला लिया गया बुद्धि लगाकर, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 562 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? सबसे पहले मतदान का अधिकार जो दिया गया था ये महिलाओं को मतदान करने के लिए न्यूजीलैंड को दिया गया था, न्यूजीलैंड ने दिया था। और ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद आपको मतदान का अधिकार दिया था, ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने जो दिया था शिक्षित लोगों को दिया था। तो शुरू में कहीं भी महिलाओं को प्रत्यक्ष पूरा अधिकार नहीं दे दिया गया था मतदान करने के लिए, ठीक ना। आपको पुरुष को भी जहां पर मतदान शुरुआत किया गया था वहां पर थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। जैसे महिलाओं में भी जो बुद्धिमान महिला थी, पढ़ी लिखी थी, उनको सबसे पहले अधिकार दिया गया था मतदान करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते थे हम लोग, यहाँ मतदान जो होता है, हम लोग जो मतदान करने जाते हैं, हमने कि 18 वर्ष उम्र पूरा है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो आर्टिकल 226 के तहत हम मतदान करने जाते हैं। आर्टिकल 326 के तहत, 226 नहीं, आर्टिकल 326 के तहत हम वोट डाल सकते हैं अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम है तो, ठीक। यानी लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। एग्जाम डेट बढ़ गया क्या सर जी? अरे हमारा तो ही पगला देगा लड़का सब, ठीक ना। अरे एग्जाम डेट बढ़े ना बढ़े, तुम लोग को तैयारी करने से मतलब है। तुम लोग देखो ऐसे करोगे ना, हम सुस्त हो जाएंगे, ठीक। ऐसे बोलोगे ना, 4-5 को गर्लफ्रेंड है, घूमने चले जाएंगे उन लोगों के साथ, ठीक। फिर तुम लोग अपना पढ़ाई करते रहना, ऐसे मत करो। तुम लोग दबाव हम पर बनाए रखो, फिर देखो हम कितना बढ़िया से काम करते हैं, कितना बढ़िया से तुम लोग का सिलेबस 2-3 बार रिवीजन करा रहे हैं। ऐसे तुम लोग बोलोगे ना सर जी 10 दिन बढ़ेगा लग रहा है, 5 दिन बढ़ेगा सर जी, ये होगा, हम उठाएंगे, चल देंगे भैया घूमने के लिए, फिर तुम लोग खोजते रहना, ठीक। बाकी अब तुम लोग के हाथ में है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि मत हमको डिस्टर्ब करो, चुपचाप पढ़ाई कर लिया करो। चलो ये मिलाओ, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत पंचायती राज विषय आता है? सो पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत आता है बताना है तुम लोगों को, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज विषय जो है ये राज सूची का विषय है। किसके अंतर्गत आता है? राज सूची के अंतर्गत आता है। और पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो 29 विषय पर पंचायती राज कानून बना सकता है। पहला नंबर ग्राम पंचायत के बारे में कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 40 में दिया हुआ था ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में याद रखिएगा, डीपीएसपी के। फिर देखोगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया भैया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, 73वां। ये कब हुआ था भैया? 1992 में हुआ था, ये याद रखना। फिर देखोगे ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस आप देखोगे, पंचायती राज जो लागू किया गया था सबसे पहला, ये किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक। 2 स्तरीय पंचायत, 2 नहीं 3
माफ करना 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। नागौर के राजस्थान से शुरुआत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म तिथि पड़ता है। अब ये देखोगे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किए थे, अशोक मेहता समिति ने लागू करने की सिफारिश दिया था। कब दिया था? 1977 में, ये भी याद रखिएगा 1977 में। आगे चलते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति ने आपको क्या कहा था? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा यानी संवैधानिक शक्ति के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। तो ये जानते ही हो तुम लोग, सूची के बारे में देख लो। संघ सूची आप लोग जानते हैं, जिस पर केंद्र कानून बना सकता है। केंद्र कानून जैसे संघ सूची में रेलवे का सब्जेक्ट आ गया, जनसंख्या वाला जो जनगणना हो गया आ गया, डिफेंस आ गया, ये सब जो आता है संघ सूची के अंतर्गत आता है। और इसमें देखोगे पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 सब्जेक्ट है। ठीक, इस पर संघ कानून बना सकता है। राज सूची में देखोगे ये पहले 66 को सब्जेक्ट थे, अब 61 को सब्जेक्ट है। राज सूची के अंतर्गत कौन आ सकता है? पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा ना। तुम लोग राज सूची के अंतर्गत आओगे, राज सूची के अंतर्गत पुलिस आता है। ये कृषि आ जाएगा, तुम्हारा पंचायती राज व्यवस्था आ जाएगा। ये सब क्या होता है इसके अंतर्गत। अब ये देखोगे अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची पर कौन, यानी कि पहले समवर्ती सूची देख लो। ये तीनों सूची के बारे में किसमें आपको उल्लेख मिलेगा? 7वीं अनुसूची में मिलेगा उल्लेख 3 सूची के बारे में। समवर्ती सूची में देखोगे टोटल पहले 47 को सब्जेक्ट था, अब 52 को सब्जेक्ट हो चुका है। इस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अपशिष्ट शक्ति वो कहलाती है जो तीनों से छुटी हुई है। जैसे साइबर कानून समय के साथ आया अलग, तो उस पर संसद कानून बनाता है, यानी संसद के पाले में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है बबुआ, टोटल 12 अनुसूची है। पहले संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 8 ही अनुसूची थे। पहली अनुसूची क्या कहता है? भारत के राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो अभी भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहली अनुसूची करता है। दूसरी अनुसूची जो प्रमुख पदाधिकारी हैं भारत सरकार के अंतर्गत, उनके वेतन के बारे में बात करता है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बात करता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। छठी अनुसूची बात करते हैं तुम्हारे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची 3 सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, मतलब राज्य सूची। 8वीं देता है 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख करता है। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा। उसमें आपको वो कानून रखा गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना कर सके। ठीक। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून, यानी कि 1900 आपको देखोगे 85 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदलू। 11वीं अनुसूची पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था 74 संविधान संशोधन द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1992। आगे देखो भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची क्या हो जाएगा भैया? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी 7 देख लो। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल के प्रावधान करता है? राज्य में राज्यपाल होंगे जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह प्रावधान जो करता है ये आर्टिकल 153 करता है। आर्टिकल 100। राज्यपाल क्या होते हैं? राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्रीय जो राज्य के मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश पर काम करते हैं। ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय। भारतीय संविधान के प्रस्तावना जानते हैं कि संविधान की कुंजी कहा जाता है उसे। गुरुजी हम ना आपके जैसा बाल रख रहे हैं, डुप्लीकेट बन रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं हो पा रहा है। क्या मेरा आवाज लड़कियों जैसा है? अरे चड़क नहीं थी, हमका बताएं तुम्हारा आवाज कैसा है? लड़की जैसा है कि लड़का जैसा? उधर से बोल रहे तो हमको सुनाई थोड़े ना दे रहा है। हमारा जैसा काहे बाल रख रहे हो? हमारा बाल पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक ना। हमारा बाल पहले लालू यादव जैसा था, इन्हें उन्हें उठल ऐसे, जो बचपन के फोटो एगो तो डालेंगे ऐसे ऐसे एकदम खड़ियाल वाल था। वो तो कहो भाग मनाओ कि मार दिया झटका और हो गया टटका बाल, ठीक ना। ठीक है, मतलब बड़े जैसे 10-9 क्लास में गए तब लड़कन से बताया कि बाल में तुम तेल अपना लगाया करो पानी डालकर, फिर सोच किया करो। तो थोड़ा बहुत मेहनत किए बाल में सोच करने के लिए। पटुआ जैसन बाल है, इधर से उधर खड़ा हो जाता है, जैसे बिजली मारता है ना लोगों को तो खड़ा हो जाता है, वैसे एक बाल हमारा खड़ा हो जाता है। अब तो ठीक ठाक है। अब तो एकदम जाड़े के दिन में देखो इतना बड़ा बड़ा हिप्पी रखते हैं, ऐसे एकदम ऐसे 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 करके एकदम ऐसे मारते एकदम, मतलब पूछो मत, सामने 2-3 को लड़की एकदम गिर जाती है। अरे हमरे तुम बात कर रहे हो, चलो लगाओ। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय किस रूप में है? राजनीतिक न्याय है।
आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है, सामाजिक न्याय, ये तीनों न्याय के बारे में, यानी विकल्प में से सभी उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? देखो, मृत्युदंड क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत, और भी जैसे सजा कम कर सकते हैं, सजा के रूप बदल सकते हैं, बट आपको राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड खत्म नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखना। अब यहां पर देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अंतर्गत क्षमा दान करने की शक्ति किसमें दिया है भाई? आर्टिकल 72 में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 72 दिया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये क्या मजाक है यार? देखो, हर चीज का प्रूफ हम नहीं दे सकते ना, हर चीज का तुम लोग प्रूफ मांगोगे तो हमारे घर में लड़ाई लगवा दोगे, ठीक? हमारा पत्नी किसी आ जाएगी। हाँ, ओकरो तो जवाब देना पड़ता है ना कि आप क्या क्लास में बोल देते हैं, लड़का सब बहुत कमेंट करता है। तो पत्नी है, 2 बाल बच्चा है, तीसरा का लाइन लगा है, तो हर चीज सोच समझ कर बोलते हैं ना। मान लो कि यहाँ से वीडियो तुम लोग बनाकर भेज देते हो, अब फिर हमारा क्लास लग जाता है घर में, सब कुछ देख ताक कर हम बोलते हैं, फिर भी देखो तुम लोग लाइन लगाइए देते हो। ये देख लो, लाल बहादुर शास्त्री जो है 1964 से 66 के बीच में ये प्रधानमंत्री बने थे, ताशकंद में समझौता करने गए थे, वहीं पर इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया था। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? ये बताना है, इसमें से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? ये लगाइए। निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चेंबर कौन होगा इसमें बताओ? पॉपुलर चेंबर कहा जाता है जहां पर हम लोग खुद प्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुनकर भेजते हैं, यानी कि पॉपुलर चेंबर इसमें कौन हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा को प्रथम सदन भी बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। एक बात ध्यान में रखना, प्रथम सदन निम्न सदन में कंफ्यूजन नहीं। उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को, पर राज्यसभा को द्वितीय सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, लेकिन लोकसभा को प्रथम सदन बोला जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लोकसभा अस्थायी होता है, मतलब कि इसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी, राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी होता है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्लास कर रहे हैं, बताओ कौन लड़का? तो तुम पर क्यों कॉल किया? नहीं अभी बात नहीं, अभी बोलो कि कल बात करें, क्योंकि आज हम क्लास करा रहे हैं। ठीक, चलो चलो, आ गया था कॉल। चलो यहाँ पर संसद के प्रत्येक वर्ष में लगभग 3 को सदन होते हैं, 3 सत्र होते हैं, माफ करना 3 सत्र होते हैं प्रत्येक, आप देखोगे वर्ष में, तो ये बात ध्यान में रखना। और कम से कम साल भर में तो 2 को सत्र होना जरूरी है, यानी कि संसद के 2 बैठक में कम से कम अंतराल जो होना चाहिए 6 महीने का, और कम से कम बैठक जो होना चाहिए 6 महीने के अंतर में 1 बार होना ही होना चाहिए, माने साल में 2 बार होगा, ठीक? और ऐसे आपको 3 बैठक होता है, आपको पता ही होना चाहिए। संसद के प्रत्येक वर्ष कितने बैठक होते हैं? 3 वर्ष, और कम से कम तो 2 होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? महान्यायवादी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर जी, कल ने आपने जो बोला था ना पढ़ने के लिए, आज वैसे ही मैं पढ़ा और साइंस और ज्योग्राफी में 500 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। सर जी आगे बोलिए क्या क्या करना है? आगे फिर से वो 500 क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना है, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम धरातल में चला जाएगा। तो जो पढ़ रहे हो उसे रिवीजन भी करो, और डोंट वरी, हमें ना आज हम तुम लोगों को, या आज या कल में तुमको एक साइकोलॉजिकल रूप से प्रूफ, एक वीडियो मिलेगा तुमको कि पढ़ाई में तुम लोग क्यों थक जाते हो और पढ़ाई में क्यों दूर भाग जाते हो कॉपी किताब देखकर। मैं तुमको एक ऐसा वीडियो दूंगा जो YouTube पर कहीं नहीं तुम लोग खोज सकते हो, वो मेरा प्रूफ वीडियो है। अगर उस तरीका से तुम लोग पढ़ाई करोगे तो समझ लो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। मैं उस पर बनाने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन बना रहा हूं, तुम लोगों के लिए बना रहा हूं, और जल्द वो आप लोगों के सामने होगा। और वो तुम लोग बहुत शेयर करना, जितना शेयर करना है उतना शेयर करना, लेकिन जो कहेंगे वो जरूर करना। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी देखोगे आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं बताना है। यूट्यूब पर डालेंगे, यूट्यूब पर। हम भी थक जाते हैं। अच्छे तुम लोग देखे हो
एक पहले बस उस पर जाते हो चाहे साइकिल किसी मोटरसाइकिल से जाते थे तो घर बड़का बड़का घर पर लिखा रहता था ई रोगी मिले मंगलवार के, ई रोगी मिले बृहस्पतिवार के, घर के पीछे टोला के बगल में खाड़ी के बीच में, ये सब देखते हो, ये सब गजब लिखा रहता है। हम एक क्या ही लिखा हुआ है, कोची लिखा रहता है, ई मतलब बड़ा बड़ा उज्जर पेंट से लिखा रहेगा, ई रोगी मिले इस बार को, ई रोगी मिले इतना, आप पता कैसा लिखा रहेगा, फलना के गली के बगल में, ओकर पीछे खाड़ी के बगल में, हाथ तोड़ी रे, ये ऐसा लिखा रहता है। तुम लोग भी देखते रहते हो फालतू में। किस प्रकार के शासकों के चुनाव लोग करते हैं, ये बताओ, किस प्रकार के शासन में शासकों का जो चुनाव होता है, प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है, लोग करते हैं, वो लोकतंत्र होता है, लोगों का तंत्र होता है। यानी लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जब हम चुनने जाते हैं उसे लोकतंत्र प्रत्यक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो हम चुनकर भेजते हैं वो प्रतिनिधि हमारा शासन करते हैं। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 15, निम्न में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? भारत के लोकपाल निम्न में से पहले कौन बने थे, बताना है, लगाओ। और लिख रही है राखी मोदी कि हम पढ़वे नहीं करते हैं तो थकेंगे कैसे। कोई बात नहीं राखी मोदी, हमको पता है भर थरिया खाने में थक जाती हो, चिंता मत करो। दो ही तरीके से आदमी थकता है, भर थरिया खाती होगी, पसीना पसीना हो जाती होगी, कभी बाल हेने से गिरता है ऐसे ऐसे हटाती होगी, फिर धर कर लपेट के मारती होगी, और एगो दूगो इतना खद्दुड़ लड़की होती है ना, छिन छिन के खा जाती है। हमरो देखोगे ना गांव में बहुत वैसा लड़की है, ठीक, कि जाती है जब ना देखती है केकरा घरे शादी लगल है, बाराती के खाना खत्म कर देती है, बोल रही है कि पढ़ने में हम कैसे थकेंगे जब पढ़वे ना करते हैं, तो खाने में थक जाती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? भारत के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस बार। बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? बिहार के कौन से नेता थे जो संविधान सभा बना था उसको अस्थायी चुने गए थे? संविधान सभा जो बना था ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बना था। किसके मिशन पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। और इसके अस्थायी अध्यक्षता जो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये अपना बिहार के थे, सीनियर मोस्ट थे, इसलिए इनको चुना गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन 17 देख लो। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916 में हुआ था, और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। अगर अंग्रेज में चेमियार नाम के, उसका नाम पूरा लंबा है तो लास्ट वाला हम नाम याद कर लिए हैं, उसका लास्ट वाला नाम है अंग्रेज में चेमियार नाम है, चेमियार। वो पहला मुख्य न्यायाधीश था। और आपको देखोगे पटना उच्च न्यायालय के भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश थे पहला, वो पंडित लक्ष्मीकांत झा जी थे। पंडित लक्ष्मीकांत झा जी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देख लो। राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताना है। क्वेश्चन 18 लगाओ। राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन है? लगाओ। राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो राज्य में शासन की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी ये हो जाएगी ग्राम पंचायत। भैया राशि में देखोगे राज्य शासन मतलब पंचायती राज के शासन की ये बात कर रहा है, ठीक ना। ये पंचायती राज में सबसे छोटा इकाई जो हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। ओकरा बाद पंचायत समिति हो जाएगा, ओकरा बाद जिला परिषद हो जाएगा। यही ना होता है जी त्रिस्तरीय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। चलो आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन देखो 19। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री देखोगे 1-2 साल के लिए बने थे। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर थे। 19 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये देखोगे 1973 से 75 के बीच में बने थे, ठीक, मुख्यमंत्री। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। राज महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज में जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन किरण, अरे बबुआ तो लोग चिंता मत करो, अरे क्वेश्चन तो इतना कराएंगे ना धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक। चिंता काहे कर रहे हो? तुम लोग इतना क्वेश्चन रिवीजन कराया जाएगा, इतना कराएंगे, इतना मेहनत काहे के लिए कर रहे हो? इतना गाला फंसा रहे तुम लोगों को। ऐसे नहीं है 4-5 को खाली पीडीएफ देके छोड़ देते हैं, नहीं। मैं तो तुम लोगों को मेहनत करना हम जेन्युइन चाह रहे हैं। मैं जेन्युइन चाह रहा हूँ, आत्मा से चाह रहा हूँ कि तुम लोग का रिजल्ट हो, और जिस दिन रिजल्ट होगा तुम लोग जरूर मिठाई लेके आओगे, और जो मिठाई लेकर नहीं आएगा ना वो फिजिकल में छट जाएगा। चलो ये देखिए राज महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 देखो। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हेतु निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है राष्ट्रपति शासन लागू हेतु? क्लास डेली रहेगा, रवि गुप्ता चिंता मत करिए, क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ रिवीजन होगा। चलिए हाँ
कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने हेतु निर्दिष्ट करता है? तुम लोग बात नहीं मानोगे, लेकिन एक बात मैं बोल दूं, सच तुम लोग को बता रहा हूं, इस जबान से जिसको बोल दिया हूं ना बिहार दुर्गा या बिहार पुलिस, उसी साल वो बन गया है। पता नहीं क्या होता है कि मैं बोल देता हूं, मैं तो समझ के, ऐसे नहीं कन्हैया बोल देता हूं कि जाओ तुम भी बन जाओगे, समझ बुझ कर। और एक बात समझ लो, बहुत लोगों को बोला हूं ना, वो जान रहे हैं ना, कह दिया तो हो गया, समझ लो। इसलिए मिठाई से मत ये करना, चुपचाप एगुड़े गुड़ही पहुंचाना, एगुड़े लमचूस पहुंचाना, बिस्किट पहुंचाना, लेकिन पहुंचा देना कायदे से, प्यार से। ये ना बोल रहा हूं कि इतना मिठाई लेकर आना, शादी में नहीं आ रहे हो, एगुड़े बिस्कुट पहुंचाना, लेकिन एगुड़े लमचूस पहुंचाना, एगुड़े कुछ भी पहुंचाना, लेकिन पहुंचा देना कायदे से, ठीक ना? इसी में फायदे में रहोगे कि लास्ट तक हमारा जरूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिसरी जी की जरूरत पड़ेगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हेतु निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 करता है, ठीक ना? एक बात ध्यान में रखिए, सच में प्रूफ दिखाने लगेंगे तो तुम लोग कहोगे बाप रे बाप। चलो यहाँ पर आर्टिकल 356 जो है, आपको आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति, बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में सबसे पहले, ये क्या लिख रहे हैं, एक मिनट, बिहार में सबसे पहले 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और यही बिहार दरोगा में पूछा हुआ था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन बिहार में कहां लागू हुआ था। और ऐसे पूछे कि सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ था राज्य में, तो पेप्सू यानी पंजाब में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है तुम्हारा राष्ट्रीय आपात के बारे में, अभी तक 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपात। एक बात ध्यान में रखिएगा, कौन कौन लगा था? 1962 में लगा था, चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो 1971 में लगा था आपको, बांग्लादेश जब बना था, तो 1975 से 77 इंदिरा गांधी लागू की थी आंतरिक अशांति कहकर। 3 बार लागू हो चुका है अभी तक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में है, यह बताना है। लगाइए क्वेश्चन। सर जी गांव की लड़की हैं, कहां से आएंगी? ये देख लो, ये देख लो, पैसा बचाने के लिए क्या लिख रही है? सर जी गांव के लड़की हैं, कहां से आएंगी? जब बिहार पुलिस में जो गला फंस गया, थोड़ा पानी लाओ तो जी। चलो, तो अगर बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए बुलाता है तो उस समय कहां से आओगी? वह समय ये दोनों टंगरिया पर टुक 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 चल कर आओगी, ठीक ना? बुद्धि मत हमको पढ़ाओ। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से? संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। यह पूछ रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा, देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, ये बताना है। संपत्ति का अधिकार को किसके अंतर्गत हटा दिया गया था? ठीक, अधिकार है भाई 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, यानी कि 44वें संविधान हुआ था, और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, और इसे भाग 12 कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार भाग पूछे तो 12 में कर दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार था कौन आर्टिकल में? 19 के F में था। और आर्टिकल कौन से में था? आर्टिकल 31 में था। इसे लीगल राइट बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन 23 देख लो। अब 6 ही मौलिक अधिकार तुम्हारे पास है। क्वेश्चन 23 देखो, निम्न में से किस जंतु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के में स्थान नहीं मिला है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में किस जंतु का स्थान नहीं मिला है, ये बताना है। शेर भी है, घोड़ा भी है, सांड भी है, ऊंट नहीं है। ऊंट को रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का घोड़ा बोला जाता है ना, दबड़िस तबड़िस। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो यहाँ पर। भारतीय राजनीतिक पार्टी एनसीपी का पूरा नाम क्या है? एनसीपी का जो पूरा नाम है ये बताना है। लगाओ, देखते तुम लोग कितना बुद्धि लगा रहे हो। ठीक, लगाओ इस क्वेश्चन को, तो लगाओ। सर जी अभी हमको बोल दीजिए, अभी नहीं बोलेंगे, हमको लाज लग रहा है। चलो देखो, गाना आया था ना कि खाई अपन मर्दा के कमाई तो लाजाई का है। ये देख लो, ये होता है लड़ाई लगाना। ये पता ना कहां कहां से एगो तो सिंगर आ गई है कि गांव घर में खाली फुड़वा रही है। पहले कितना बढ़िया सास बहू में सब में बनता था, अब खाली गाना सुन सुन कर खाई अपन मर्दा के कमाई तो लाजाई का है। मतलब का है, मर्दा के कमाई कबू तुम मर्दा कोई के बेटे ना बा, अब कोई के बेटा बाटे तो लजाइबू का है ना, ओकर माई बहू से लजाई का है। तोरा के हम कहीं बोली लजाई का है, गोबर पथवावे के रही तो ना भरी तो तोरा कुल लजंती निकल जीत बाहर। चलो बताओ, ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर जी डिमोटिवेट हो रहा है। अरे मत हो को डिमोटिवेट। चलो माही क्वेश्चन लगाओ। अब रील्स बना दूंगा। हाई तो वो धमकी देते हैं, रील्स उस मत बनाया करो। अब तो तुम लोग हमारा इज्जत डाउन कर दे रहे हो। बताओ, फोन आने लग रहा है घरे से, कहा बना रहे हो, ये सब वायरल कर दे रहे हो तुम लोग, गलत बात है ना। इसका मतलब होता है
नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, माफ करना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी होता है इसका आंसर, यानी एनसीपी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसका फुल फॉर्म होगा। इसे याद रखना, मुझे पता है कि तुम लोग गड़बड़ करोगे इसलिए मैंने दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली 2004 में मिला था पहला भाषा था शास्त्रीय भाषा। ये टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है और टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये बोले तो क्लासिकल लैंग्वेज भारत में 6 है और क्लासिकल डांस भारत में 8 है। अब सुनो बढ़िया से, ये सबसे पुराना जो है ये कौन सा है? तमिल है। तमिल तमिलनाडु में जो बोला जाता है सबसे पुराना है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, मलयालम है, उड़िया है, ये सब संस्कृत भी है। ये सब क्या है? तुम्हारी भाषा शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, भारत के किस देश और शास्त्रीय नृत्य देख लो। शास्त्रीय नृत्य में भारतनाट्यम, ये ना देखते हो पूरा मोटा मोटा पहन कर पूरा ऊपर से तकथैता करती है ना सब। अरे भारतनाट्यम और कथक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कथक जो होता है थोड़ा डिफरेंट भारतनाट्यम से हो जाता है। तो देखोगे भारतनाट्यम सबसे प्राचीन हो जाएगा तमिलनाडु में, मोहिनी अट्टम आपको हो जाएगा, कथकली मोहिनी अट्टम केरल में हो जाएगा, और देखोगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अब देखोगे ये हो जाए सतरिया असम का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा, उड़िया उड़ीसा का हो जाएगा, और कथक उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश के हो जाएगा। चलो ये हो गया। तो भारत के किस देश के साथ पंचशील संधि का, पंचशील जो संधि हुआ था 1954 में हुआ था। 5 बातों पर संधि हुआ था, लेकिन चमगादड़ चीन कभी माना नहीं, बाद में आक्रमण करिए दिया। ये क्या हो गया था? चीन के साथ हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, चीन के साथ हुआ था। क्वेश्चन 27 देख लो, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है, यानी कैग के बारे में बताया गया है। ये कौन सा अनुच्छेद है बताइए? खाली सर जी सुबह से नहीं खाए थे, कहा नहीं खाए थे? चलो, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है, यानी कैग के बारे में बताया गया है। कैग मतलब यानी आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये तुम्हारा जो पैसा होता है ना उसका वॉचडॉग होते हैं, यानी कि पैसा का देख रेख कौन करते हैं? कैग। कैग जो रिपोर्ट देता है उसका देखोगे कौन जांच करता है? तो लोक प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति जांच करता है। कौन? लोक लेखा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? पहले ये बात समझ लो, मौलिक कर्तव्य क्या है भाई? फंडामेंटल ड्यूटी है। तुम्हारे पास अभी कितना फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। अब 11 में देखोगे ये कौन से भाग में आ जाएगा? 4 के क में आएगा भैया। ये कौन से भाग में आ जाएगा? 4 के क में आएगा। ये कौन सा भाषा लिख रहे हैं? 4 के क में होगा फंडामेंटल ड्यूटी। ये 4 के क या ए बोल सकते हो, ठीक ना। अब ये पूछे आर्टिकल 51 के क में मिलेगा। अब पूछे कि ये आपसे पूछे कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। आपसे पूछे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब भैया? 1976 में जोड़ा गया था। इसे याद रखिए। अभी पूछे तो यहां पर लगा लो, क्या हो गया? यहां पर डी हो जाएगा, डी 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 29 देख लो, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन। आप आइएगा तो काजल लगा के आइएगा, बहुत हैंडसम है, लड़कियां सब आपको नजर लगा देगी। हम तो चाह रहे हैं लड़कियां सब हमको नजर लगा दे। क्या दिक्कत है भाई? आए काहे के लिए हम काजर लगा ले? काजर लगा ले। तुम लोग ना देखते हो ब्याह शादी में क्या होता है? आए पूरा दाढ़ी उड़ी छिलवा कर, बाल छोटे छोटे करवा कर काजर लगा देता है लोग, और क्या करता है? दही के टीका दे देता है, ऊपर से क्या करता है? गोबर पर ऐसे कर कर ओरसन करता है। हम तो देखते ही साला का बढ़िया सुंदर शानदार लड़का आ शादी के दिन में का भुचुंगा बना देवे, पते ना चलेला कि का दुल्हा है का है। और वह दुल्हा पर दुल्हा लोग जान ना बड़ी खुश। गांव के लड़की जानती हो क्या सोचते होंगे? गांव के लड़कियां जानती हो कहा जीजा जी से उस समय ज्यादा बात करती है? गांव के लड़कियां सोचती है देखो बहुत ज्यादा चन्हाक बन रहा था, आज देखो कैसन लग रहा है, बहुचट जैसा, इसलिए वो हंसते रहती है। तुम लोग कभी ऐसा मत करना,
कभी है ना दाढ़ी अगर रखे हो ना दाढ़ी, तो दाढ़ी प्रसादी करने जाना, ये ना कि एकदम चिलवा लगा मुछ मुंडा होकर एकदम काजर लगाकर टीका मार के गोबर करा हल्दी के ये मार के चल जाना, एकदम उदबुक जैसा लगोगे। हमको तो तनियो सी ना ठीक लगा। मैं दोस्त था कितना बढ़िया हिप्पी उपी रखा था, गया शादी के लिए। ऐसे नहीं होता है बाबू, ऐसे नहीं, सेहरा लगता है ना, इसलिए बाल कटाना पड़ेगा, दाढ़ी बनाना पड़ेगा, मोछ मुड़ाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, वो भी काजर लगाना पड़ेगा। काजरो ऐसा की चपोत पूरा एकदम आंखें के अंदर, ये सब हमको ना ठीक लगता है भाई। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? यह किया गया था 1951 में, वही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देख लो, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? एक नया कोई राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? गुरुजी मेरे पापा बोल सुन रहे हैं, तो कहाँ सुना रही हो पापा को जी? चलो कुछ नहीं बोलेंगे, चलो एक पापा सुन रहे हो, तुम लोग भी तुमको चढ़ा देते हो। गंदी बात। हाँ सुबह सही बोल रहा है भीम, सुबह जब जाकर उठता है ना सब पानी छुप दिन मारता है, पर्सनालिटी ठप डाउन। चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने हेतु तो संवैधानिक संशोधन जो होता है साधारण बहुमत द्वारा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन 31 लगाओ। चलो स्पीड के बुलेट के हम लोग स्पीड से चलेंगे। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है बताना है। तो भारत में जो वित्त आयोग होता है एक संवैधानिक संस्था है। क्या है भैया? संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। वित्त आयोग जो करता है केंद्र राज्य में पैसों के बंटवारे के बारे में, टैक्स के बंटवारों के बारे में बताता है। और 15वें वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 32 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? इसमें बताना है कौन सा काम जो है निर्वाचन आयोग नहीं करता है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक आपको देखो कि निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग क्या क्या कराता है भैया? चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। अभी 6 नेशनल पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी में अभी नया जो आया है आम आदमी पार्टी आया है। निर्वाचन तारीख को तय करता है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए काम करता है, लेकिन उम्मीदवारों के लिस्ट का चयन थोड़े ना करेगा, वो तो पार्टी करेगा ना कि अपना कौन कौन उम्मीदवार होंगे, ये नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज में जो होते हैं कितने स्तर है? हमारे यहाँ जो पंचायती राज लागू है उसमें कितने संरचना है? उसमें 3 है। क्या भैया है? 3 है। 3 स्तर के हैं, पहला पहला दूसरा, यानी पहला में ग्राम पंचायत है, दूसरा में पंचायत समिति है, तीसरा में जिला परिषद है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 3 स्तरीय संरचना है और 3 स्तरीय संरचना के लिए कौन सुझाव दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ले क्या हो गया? ले तुम्हारा बोर्ड हैक कर गया। ओ देखो 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 ध्यान से देखो, देखो यहां पर मच्छी बैठी हुई है। देखो ये मक्खी क्या है? खून पीले वाली मक्खी है। इसके देखोगे नीचे एक आपको रेड कलर का बूंदी है, तो वो लाल खून जैसा दिखाई दे रहा है, उहे को चूसने के लिए अगर बैठ गई है। ये बुड़बक को क्या पता है? और पता ही कैसी है? फीमेल है। फीमेल है तो मच्छर माछी खून चूसती है ना, एक लिए अगर दिमाग ना है। देखो ये कैसे अपना हाथ घुमा रही है, इसलिए काम नहीं करेगा। अगर एक टच करेगा तो देख लो, इसको उठाएंगे तो देखना लाल पर बैठी है। अरे बुड़बक तेरे पास दिमाग नहीं है, पहले जाकर तैयारी कर बिहार पुलिस के। देखो यह है ना लाल, ये देख लो छोटे से बिंदु दिखाई दे रहा है। सुना जी, चलो ये हो गया। यहां पर देख सकते हो, यही कहते बुद्धि लगाया करो तुम लोग। चलो यहां देखते हैं, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। क्या भैया? 3 स्तर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, पंचायत के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? ये देख लो, पंचायत के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितना न्यूनतम आयु चाहिए बताना है। पंचायत को कोई भी सदस्य बनना चाहता है, यानी मुखिया में सरपंच में खड़ा होना चाहते हो, तो कम से कम तुम्हारा उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कल सृष्टि बोली थी कि सर जी हमको सीक्रेट बताइए कि कैसे बीपीएससी निकलेगा, हमको सीक्रेट बताइए। तो कल सृष्टि को एगो भेज दिए थे, बीपीएससी का सेट भेज दिए गए, वो बीपीएससी का सेट लगाकर बताओ। देख लिए बीपीएससी का सेट लगाकर बेचारी मायूस होगी। सृष्टि चिंता मत करो, तुम जो बीपीएससी के सेट लगाई ना, पिछली बार के मेंस 2 बार से लिख रही है लड़की, उसको भी वो सेट भेजे थे, तुमसे कम नंबर आया था। तो तुम्हारे जैसा ही, मतलब ये मत सोचो कि तुम्हारा स्थिति दयनीय हो गया, नहीं,
हर लड़का लड़की दोनों का स्थिति दयनीय है जब से -1/3 है। काहे कि हालत खराब हो जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन छूने में ना कांपने लग रहा है लोग कि भैया अनेरिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। और आदत बना है नेगेटिव के बिना बीपीएससी लगाना। अब समझ लो तो तू चिंता मत करो, जितना आ रहा है तब हो जा रहा है। सर जी प्लीज बेइज्जती मत कीजिए। अरे बेइज्जती क्या कर रहे हैं जी। हाँ देखो चंदन मंडल का 88 स्कोर था और मैं बता दूं कि एक लड़का का 88 स्कोर आया था टॉपर में, बाकी लड़के का 85 आया था, 83 आया था। 83 वाले कुछ लड़के थे तो टॉपर में थे लड़के, क्या कि आज का सेट थोड़ा हलवा था। आगे देखो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। अब चंदन मंडल भी 88 लाया है, बहुत अच्छा चंदन मंडल, गुड गुड। चलो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। विधायिका के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। राज्य में शांति स्थापित करना, कानून बनाना, बजट पास करना, कार्यपालिका का नियंत्रण। ठीक है मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ ग्रुप में भेज दूंगा। आस्था आईएएस का सेट है, ग्रुप में भेज दूंगा। चलो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। विधायिका का मुख्य कार्य होता है, विधायिका कानून बनाता है। कानून क्या करता है भैया, विधायिका बनाता है। यानी संसद हो गया, संसद में काम होगा, कानून बनेगा, संविधान संशोधन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 36 देख लो। भारत सरकार द्वारा विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम जो पारित हुआ था ये किस वर्ष पारित हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 लगाइए। भारत सरकार द्वारा विकलांगता, हलवा था, मैथ नहीं बनता है, घसक गया। कोई बात नहीं सेट्टी बाबू, मैथ बनाने की कोशिश करो। मैं बार बार यही कई बार बोल रहा हूं कि बढ़त तभी बना पाओगे बिहार पुलिस में या कोई भी एग्जाम में जब तुम्हारा मैथ, साइंस और साथ में तुम्हारा हिंदी, ये तीनों का मजबूत होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम जो पारित हुआ था 1995 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंकित हाजीपुर है हो कमेंट बॉक्स में, अंकित हाजीपुर है क्या, देखो तो तनी पूछो तो अपने कमेंट बॉक्स में, अंकित हाजीपुर है। देखो तो कमेंट में अंकित हाजीपुर है क्या। ये देखो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताना है। ये देखो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है समान विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए। आर्टिकल 108 के तहत बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कौन बोलता है, राष्ट्रपति बोलता है। बुलाता है राष्ट्रपति तो लोग क्या बोलते हैं, नत जाओ नत जाओ। लो संयुक्त बैठक में जाओगे ना तो लोकसभा वाला ज्यादा संख्या में वो सबका कानून पारित हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अंकित हाजीपुरा जी नहीं है का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, सीधा साधा लड़का है। उसके बारे में तुम लोग गलत मत सोचना, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, बहुत अच्छा है। अभी वो काम में लगा हुआ है कि एग्जाम में चोरी वोरी ना हो, अच्छे से एग्जाम हो पाए। ठीक ना, तो वो काम करते रहता है, इधर उधर ट्वीट करते रहता है, इधर उधर मैसेज करते रहता है डीजीपी को, कभी सीएसबीसी के चेयरमैन को, कभी इधर उधर। तो अच्छा लड़का है, चिंता मत करो। हाँ थोड़ा बहुत उत्तेजना में आकर कुछ कुछ बोल देता है, छोटा बबुआ है ना भी। चलो सर जी ना फिजिक्स का ना बायो का ना केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो दिए हैं। अरे तुमको साइंस का मास्टर वीडियो मिल गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो कौन हटा सकता है, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, यानी लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उनको हटाया जा सकता है। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा देखोगे आर्टिकल 81 के थ्रू है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल 79 में संसद के बारे में उल्लेख है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 550। और ये कब तक यथावत रहेगा, ये रहेगा 2026 तक। 2026 तक यथावत रहेगा। जनगणना कौन से इस्तेमाल किया गया इसमें, 1971 के जनगणना कब से ये है, 2001 से ये बता दिया गया। 2026 तक क्या है भैया, 2026 तक यथावत रहेगा, यानी कि 550 रहेगा। ये मैक्सिमम 550 हो सकता है आपको क्या, तो आपको लोकसभा में सदस्यों की संख्या और राज्यसभा में 250 हो सकता है। चलो चंदन भैया आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और कोई 6 मंथ से आपका कंपेयर नहीं कर सकते हैं खुद से। सर बहुत दिमाग खराब हो रहा है। बिहार पुलिस और बीपीएससी दोनों का एग्जाम लगभग एक ही साथ होने वाला है। हार्ड पढ़ते हैं, इजी भूल जाते हैं। इजी भूल जाते हो तो इजी पर तो रिजल्ट बनता है जी, हार्ड पर कौन बनता है।
देख लो, ये चंदन मंडल का पोल खोल रही है बेचारी। कौन? यही बेचारी है। हाँ, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, जो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? एस राधाकृष्णन। और एस राधाकृष्णन को ही भारत रत्न सबसे पहले 1954 में मिला था। क्वेश्चन आगे देखो, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं? ये बोल रहा है केंद्रीय श्रम मंत्री रह चुके हैं। तो केंद्रीय श्रम मंत्री रह चुके हैं कौन? बीबी गिरी। वेंकट गिरी जो रह चुके हैं केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देख लो, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? ये बताना है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो राष्ट्रपति लो आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बट इनके चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हुआ। क्वेश्चन 44, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर बंद लेता है? देख लो यहां पर क्वेश्चन, बाल श्रम क्या कहता है भैया? बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करा सकते, आर्टिकल 23 में यह दिया हुआ है। और बाल श्रम माने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाना है, आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। तो बाल श्रम और बाल श्रम क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन 45 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सत्य और न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं, संघर्षों से लड़ना जितना शिक्षक हमें सिखाते हैं। एकदम जरूर बात। चंदन भैया आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, हम आपके पास पहुंचने वाले हैं कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन के कारण। ये देख लो सब मजाक उड़ाने लगा है। इसीलिए बोलते हैं लड़की सबका जब भी मुंह खुला है ना, कभी भी बेइज्जती हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? बंधुत्व है, प्रभुता है, समानता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन समतावाद नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, समतावाद नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के स्वतंत्रता में, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित बताना है कौन सा। ठीक है, उमर सीट के रवि गुप्ता उमर सीट बनवा कर भेज देंगे। ठीक। आजकल सीजीएल टॉपर लड़की ही बन रही है। ये देखो सृष्टि कितना मतलब कितना दूर दृष्टि से बोली है कि आजकल सीजीएल टॉपर भी लड़की ही बन रही है। अरे ठीक है भाई, ठीक है, यूपीएससी टॉपर भी बन रही है। हम मजाक थोड़े ना कर रहे हैं, बात तुम्हारी एकदम सही है। पढ़ने दो, क्या दिक्कत है? पढ़ने दो, लास्ट में तो लड़के से ही शादी करेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन से स्वतंत्रता? ये हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा भाई? आर्टिकल 26 हो जाएगा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 लगाओ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा, देखो दिया हुआ है लोकसभा, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की सीटों क्या है बताओ। ये देखो क्या लिख रही है, सृष्टि सिगरेट छोड़ो। क्या लिख रही है? एक मिनट, क्या देखिए राखी मोदी, सृष्टि सिगरेट छोड़ो, इस समय यूपी भी। अरे वाह, सृष्टि तुम सिगरेट पीती हो का जी? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण है? आर्टिकल 330 में है, और विधानसभा में आर्टिकल 332। यानी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति आरक्षण है आर्टिकल 330 में है लोकसभा में, और विधानसभा में आर्टिकल 332 में है। ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहां देख लो 48, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को प्रभावित करता है? समान नागरिक संहिता, ठीक, कॉमन सिविल कोड को आपको प्रभावित करता है, बताना है कौन सा प्रभावित करता है? कॉमन सिविल कोड। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता में परिभाषित करता है?
ये आर्टिकल 44। अरे चंदन मंडल तुम्हारी शादी काट दी, अरे भाई तुम्हारी शादी काट दी है राखी मोदी। बोल रही है कि तुम 20 साल से तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी तक तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा इतना नंबर नहीं आएगा? बताओ, ऐसा बोलना चाहिए उसको? बेइज्जती हो गया, ऐसे ही हम लोग को बोल देती है। इसका आंसर क्या हो गया? 44। 44 देखोगे समान नागरिक संहिता कहाँ लागू हुआ है भैया? गोवा में। गोवा में समान नागरिक संहिता है। सिविल आपको देखोगे सिविल कॉमन कोड है, ये आपको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद के सीटों का आवंटन है? क्या बोल रहे भाई? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्य के परिषद में सीटों का आवंटन है? राज्य के परिषद मतलब राज्यसभा, राज्यों के परिषद मतलब राज्यसभा की बात कर रहा है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बता रहा है। ठीक, चलो। सृष्टि बोल रही है कि सर जी हमको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, हमको गरीब बच्चों को पढ़ाना है। अच्छे हम लोग भी गरीब है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी पढ़ा देना। डीएसपी उसपी बन जाना तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी पढ़ा देना, ठीक ना? हम लोग भी गरीबे हैं, धनी को निकना है। ठीक, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्यसभा की परिषद क्या है? चौथी अनुसूची दिया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्वेश्चन 50 देख लो। भारतीय संविधान की द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? द्विसदनीय प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? द्विसदनीय मतलब लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। द्विसदनीय प्रणाली जो लिया गया है ये आपको कहां से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, यूके से लिया गया है। यानी लोकसभा राज्यसभा के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? यूनाइटेड किंगडम। चलो चलो, अब ज्योग्राफी का होगा। और चलो ज्योग्राफी का होगा तो थोड़ा पानी उनी पी लो और हम थोड़ा देख लेते हैं। हम भी कुछ पानी पी लेते हैं। हाँ चलो पानी पी लो और बस 2 सेकंड हमको भी समय दो, पानी उनी पी लेते हैं, गला फंस गया है। सांस ले लो तुम लोग भी, सांस ले लो। राजेश भाई 50 सही हुआ है गुरुजी, बहुत अच्छा। अरे यार तेरा सुपर स्टार बड़ा मुंह फुलेले है। चलो शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी का है ये और डेली तुम लोग ऐसे ही मिलेगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जो ऑफलाइन में हो रहा है वही ऑनलाइन में हो रहा है, जो ऑनलाइन में हो रहा है वही ऑफलाइन में हो रहा है। बस कोई किसी से भेदभाव नहीं, सब प्रेम भाव से चलेगा। चलो यहां पर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। चलो यहां, चलो भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत जो है लगभग किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। यह है बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और सबसे कम जो साझा करता है 106 किलोमीटर का साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ये भी याद रखिएगा, पीओके वाला क्षेत्र है वो। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का आपको देखो आजादी कब मिला था? 1971 में मिला था। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जब आजादी हुआ तब इसको बांग्लादेश कहे जाने लगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महादेव पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में? मुख्य रूप से दे रहा है। ठीक, महादेव की पहाड़ी मुख्य रूप से देखोगे ये कहां पड़ता है? तो म से महादेव, म से मध्य प्रदेश। महादेव की पहाड़ी कहां पड़ता है? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ी कहां पड़ता है? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों में मिलता है? पालघाट
पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्यों में मिलता है? पालघाट जो दो राज्यों को जोड़ता है, पालघाट जो है ये दो राज्यों को जोड़ता है। ये किस किस राज्यों को जोड़ता है ये बताना है। तो पालघाट जोड़ता है तमिलनाडु और केरल को। तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तमिलनाडु और केरल को। चलो आगे बढ़ो। अरे क्वेश्चन लगाओ, अब हो गया मजाक। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों से सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत के सिर्फ एक राज्य की सीमा सिक्किम से लगती है, यानी एक राज्य। बाकी 3 देश के साथ ये जुड़ा हुआ है। चिकन नेक जिसे कहा जाता है वही सिक्किम के साथ मात्र लगा हुआ है। बाकी देखोगे ये पूरा में कौन है? आपको नेपाल पड़ जाएगा, बीच में आपको कौन हो जाएगा? सिक्किम। यहां पर देखो भूटान है, ऊपर से क्या है? चीन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये देख लो 5, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? अष्टमुडी जो झील स्थित है आपको किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी जो झील स्थित है ये केरल में स्थित है। पुलिकट झील कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। लोनार झील कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सांबर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। वेवनाड झील कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। और पूछो क्या पूछता है, और बताओ। और पूछता है चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी के झील कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और पूछे डल झील कहां पर स्थित है? मीठे पानी का झील है। बुलर झील कहां मीठे पानी का झील है? दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूछता है, और क्या पूछता है? लोकटक झील कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पर देखोगे किबिल लमजाओ पार्क पाया जाता है तैरता हुआ। चलो आगे चलते हैं, हो गया रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बात कहें नदियों का, तो नदी में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? भारत में नदी जो है अरब सागर में गिरती है, रिफ्ट वैली से होकर। ये कौन सी नदी हो जाएगी तुम्हारा? अरे भैया ये देखो भारत की नदी नहीं, ये देखो नदी दे दिया है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। सिंधु नदी को क्या बोला जाता है? पाकिस्तान का जीवन रेखा बोला जाता है। पाकिस्तान का जीवन इसी पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। आपको पता ही होना चाहिए सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। कहां सबसे अधिक उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का? तो ऋग्वेद में। और सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? सरस्वती नदी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता ही होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला साइट जो खोजा गया था हड़प्पा खोजा गया था 1921 में दयानंद साहरी द्वारा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मोहनजोदारो स्थित है। आगे चलते हैं, आगे कहेंगे, पीछे चलेंगे। पहले गोदावरी नदी देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। यानी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दक्षिणी गंगा भी किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कौन है भैया? ब्रह्मपुत्र नदी बताओ। ये सबसे चौड़ी नदी है। गुरुजी फास्ट कीजिए प्लीज। आप क्या करें भाई, ये इतना फास्ट बोल रहे हो, आप कितना फास्ट बोले? हाँ इतना फास्ट बोल रहे हो, आप कितना फास्ट बोले जी? सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में क्या लाती है? बाढ़ लाती है, इसलिए असम के शोक के नाम से भी जानी जाती है, या पूर्वोत्तर के शोक के नाम से। ठीक, और इसके द्वारा एक द्वीप बनाया गया है मांजुली द्वीप। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली द्वीप है, इसे भी याद रखिएगा। नागा अर्जुन सागर जो बांध होता है कृष्णा नदी पर पड़ता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तिलैया अल्ट्रा जो मेगा पावर प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में स्थित है? यह है झारखंड राज्य में, इस बात याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी कहां मुख्य रूप से बहती है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। मेघालय के किन पहाड़ियों पर मानसीराम स्थित है? मानसीराम चेरापूंजी में क्या होता है? भयंकर बारिश होता है, सबसे ज्यादा आपको आर्द्र वाला क्षेत्र मिलेगा। सर जी प्लीज फास्ट कीजिए, मेरा नेट खत्म होने वाला है। देख लो देख लो, इसका नेट फास्ट हमको ना समझ, तुम लोग हमको रिमोट मोट का समझते हो। तुम्हारा नेट खत्म होने वाला है, इधर से मार दो पिन, इधर से सर जी फास्ट हो जाएंगे। अजय अजय तुम लोग अजबे इंसान हो, तुम लोग अजबे इंसान से इस बार हमको पाला पड़ा हुआ है। अरे हमरो बोलने की क्षमता है ना भाई, लेरिंग्स फट जाएगा, गला फट जाएगा, यहीं पर समझ लो हो गया तुम लोग का तैयारी। तुम लोग क्या समझते हो कि इधर से रिमोट है, सर जी का स्पीड बढ़ा दे तुरंत, तब रिकॉर्डेड देखना स्पीड बढ़ाकर। मेघालय देखोगे, मेघालय किन पहाड़ी? मानसीराम। मानसीराम खासी पहाड़ी पर स्थित है। और इसी पर मानसीराम के साथ साथ कौन है? सबसे ज्यादा बारिश कहां होता है? विश्व में मानसीराम में। भारत में सबसे ज्यादा बारिश मानसीराम में होता है, विश्व में भी सबसे ज्यादा बारिश मानसीराम में होता है। और भारत में सबसे कम बारिश में आपको कौन होता है? लेह में होता है। बात ध्यान में रखिएगा। गारो खासी ये सब कहां की पहाड़ी है? वही मेघालय की पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, और वहां के जनजाति भी है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक और कौन सा है? मानसीराम और चेरापूंजी दोनों कहां पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है, कीपनुमा पहाड़ी है ये। क्वेश्चन बनाओ देखो। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी होता है किसके लिए उपयुक्त होता है ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन। आई तो अजबे लिखता है, टूटी कलम अब फूटी करम।
कभी भाग नहीं बदलता है। यार तेरा सुपरस्टार कुछ ऐसा ही लिख रहा है। अब तो स्क्रीन टच सब चीज आ गया है, कलम की जरूरत ना है। आगे देखो, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो उपयुक्त होता है ये चावल के लिए होता है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? सबसे अधिक चावल होता है। चावल सबसे अधिक भारत में कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। और जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार का है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, खादर और जबांगर आपको जलोढ़ मिट्टी होता है, इसे भी याद रखिएगा। काली मिट्टी में क्या होता है? कपास होता है, काली कपासी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वन के मुख्य प्रजाति है? लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं 10। चलो लगाओ, देखते हैं इसका आंसर क्या लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ सभी लोग। गुरु जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर भी क्लास में आंटिया सब किसी की बात बोल देती है। ओ सर आप इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं जा रहा हूं रोटी का अदहन देना सुबह के लिए। तो रोटी में कौन अदहन होता है? वो तो अलग अलग को बात बोलता है सब। चलो 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 लगाओ क्वेश्चन, इसका आंसर क्या लगा रहे हो? बहुत अच्छा, देखो जो भी चंदन लगाया है ठीक है, चंदन मंडल हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सा आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो चंदन है, चंदन मंडल नहीं भाई, चंदन है। अरे एक नाम आता है तो बार बार आता है। अब देखोगे चंदन पाया जाता है कहां पर? देखोगे ये पाया जाता है तुम्हारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल में, यानी यहां पर मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ी में। और नीलगिरी की पहाड़ी कैसा है भैया? आर्द्र पर्णपाती वन का है। आर्द्र मतलब कि वहां पर पानी काफी ज्यादा होता है। आर्द्र पर्णपाती वनों के मुख्य प्रजाति कौन हो जाएगा भैया? चंदन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखो आर्द्र पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क होते हैं और पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। आर्द्र होते हैं एक पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, ध्यान रखना। हमारे बिहार में कौन है? शुष्क पर्णपाती वन ज्यादा है। पर्णपाती वन उसे कहा जाता है तो साल में पत्तियां झाड़ देती है, एक समय आता है तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, और चंदन की लकड़ी कहां मिलेगा? चंदन की लकड़ी मिलेगा तुम्हारे बिहार में, चंदन मंडल की लकड़ी, ठीक सॉरी चंदन की लकड़ी मिलेगा, सॉरी चंदन की लकड़ी मिलेगा तुम्हारे नीलगिरी क्षेत्र में, यानी कर्नाटक में मिलता है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये कौन है? यह है हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? वो हाइड्रा है। चलो आगे चलते हैं। देख तो रात को इसलिए मैं बढ़िया से पढ़ा पाता हूं ना, दिन में इतना क्राउड होता है ना, बाहर से टीटा, ऊपर से समझो कि पसीना पसीना आदमी हो जाता है। पसीना तो अभी हो गया है, लेकिन क्राउड के चलते हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि ये सब आवाज के चलते बहुत डिस्टर्बेंस हमको फील होता है। चलो किस अम्ल के कारण शुक्र को वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण क्या होता है? घना आपको जो होता है सफेद और पीले बादल हो जाते हैं। और शुक्र क्या होता है? संदर्भ के देवता कहा जाता है इन्हें। शुक्र क्या होता है? आपको सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर के तारा, सांझ के तारा कहा जाता है। शुक्र को आपको सबसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तेरह देखो, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? मकर रेखा कौन भैया है? मकर रेखा हो गई ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? आपको कर्क रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहां कहां से पास होती है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो 14 देख लो, 14 निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है तो रूपांतरित चट्टान नहीं है ये बताइए। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान थोड़े ना, ये तो अग्नि चट्टान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आराम से लगाकर बढ़ जाओ। 15 देख लो, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु की कहा जाता है? डॉक्टर वायु कहा जाता है, यानी कि पवन से आपको फायदा होता है, आपको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, हरमटन को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र का, ये देखो 16, समुद्र का जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि देखो हम रात में अकेले रहते हैं, ठीक ना। एक दिन क्या हुआ कि रात में लगा कि एगो कोई बड़ा बाल बढ़ी ले है, करिया कपड़ा पहन ले है, और लाइट कट गया था, और एक बाइक के कहने लगा कि समन में उजर चेहरा लेकर खड़ी हो गई। आंख लग रहा था ओकर उजला, आंख का पुतरी लग रहा था लाल, और अखिया कैसे लग रहा था उजला। हम सोच रहे कि हम सपना देख रहे हैं। फट से नहीं उठे, देखिए कि 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए सामने थी और तुरंत गायब हो गई।
हमारा एकदम धक 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 करने लगा उसी समय, एकदम धर 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 धर। हम सोचे कि भैया क्यों हो सकता है, कौन हो सकती है, कौन हो सकता है। एकदम डरा गए थे, समझो डर गए थे बहुत काफी। फिर लाइट बारे, सब इन्वर्टर वाला लाइट बार कर देखे, और फिर मोबाइल वाला लाइट बार कर क्लास में देखे कोनो भूत तो ना आ गई है। फिर देखो कोई भूत नहीं थी। फिर रात भर हमने फिल्म देखा और रात को ऐसे ही काट लिया कि दोबारा वो मत आए। और फिर देखो आजो हमको वो कभी कभी दिखाई दे रही है, मतलब अभी से हमको लग रहा है कि वो भूतनी दिखाई दे रही है। ठीक, काला काला आती है, ठीक ना, पहन कर ड्रेस, और उजर एकदम चेहरा है, और आंख जो है एकदम समझो कि ये वाला जो आंख है एकदम उजला वाला जो अखिया है ना वो दिखाई देने लगता है। अरे दादा बड़ी डर लगता है। समुद्र का जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक लवण का होता है, भैंस नियन है वो पुतैनिया। चलो आगे देखते हैं। समुद्र का जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, ऐसा क्यों? देखो वर्षा जल होता है मीठा जल होता है, और समुद्र का जल जो होता है खारा जल होता है। ठीक, और ये बताना है आप लोगों को, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि ये बताओ क्यों होता है भैया? क्योंकि नदी जो होता है ये अलग अलग चट्टान को, जिसमें चट्टान में लवण वाला भी चट्टान होता है, मिट्टी भी लवण वाला होता है, उसको काटते हुए बहाते हुए ले जाकर समुद्र में डिपोजिट कर देती है, यानी बहा देती है। यानी कि नदी जो होती है पृथ्वी के लवण बहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है, जिसके कारण देखोगे आपको ये हो जाता है। वैसे ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी आपको देखोगे कुछ कुछ आपको लवण बढ़ता है, लेकिन मुख्य यहां पर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, ये देख लो, एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताना है। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताना है, बताना है। लगाइए क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल। लग रहा है आज हमको फिल्में देख के काटना पड़ेगा। अरे महाराज भाई देखो बोल रहा है कॉमेडी स्टार्ट कर दिए। ठीक है ठीक है, जब आज आज तुम लोग सूचना भेजते इधर से, भूत नहीं भेजते हैं, भूत तो तुम लोग को खुदे हो, रात के जगने वाले भूत। इस बार भेजते भूतनी को, ठीक ना। चुड़ैल को भेजते, कौन कौन छत पर सोता है होकर फिर आज चुड़ैल जाएगी। चलो मंत्र मार देते हैं, चलो आज तुम्हारे पास चुड़ैल जाएगी, फिर तुम लोग काल आकर बोलोगे हमसे गुरुजी माफ कर दी। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताओ। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल है, और विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, इसे भी याद रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल चीन में पाया जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 18 देख लो। किस प्रकार के वनों में वृक्ष का एक निश्चित मौसम में अपने पत्ते को त्याग देता है? किस प्रकार के वृक्ष है जो कि एक निश्चित मौसम में पत्ते को त्याग देता है? हम भी यही सोच रहे रवि गुप्ता। हम उस दिन सोचे कि क्लास ले लेते हैं, लेकिन असल बात डर लग रहा था ना कि लाइट भी कट गया था, और इन्वर्टर मान लो क्लास ले रहे, बाय द वे मान लो ऑनलाइन क्लास ले रहे, और इन्वर्टर पर उतना ही ज्यादा देर तक तो चल नहीं चलेगा, और हम क्लास ऑनलाइन कर दिए। ठीक है, ऑनलाइन तुमको हम पढ़ा रहे, और एक बार इन्वर्टरों बंद हो गया। बरसात का दिन था, बारिश ना हो रहा था 3-4 दिन पहले। अब मान लो कि इन्वर्टर भी चला गया, समझ रहे हो क्या स्थिति होता? कपकपा जाते, एजे 2.5 दिन गिर जाते। आगे देखो, किस प्रकार के वनों के वृक्ष के निश्चित मौसम के अपने पत्ते त्याग देते हैं? ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। और भारत में सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं, ये कौन वन पाए जाते हैं? बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में सबसे वन जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, यही पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसका आंसर याद रखना। विश्व के सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट रीफ, कहां पर स्थित है? विश्व के सबसे बड़ी विश्व के सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, कहां पर स्थित है? ये जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी में हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन भारत का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ये कौन सा क्षेत्र है भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ये बताना है। सदाबहार वन जो है भारत में देखोगे पश्चिमी घाट में मिलता है। कहां मिलता है? पश्चिमी घाट में मिलेगा, कुछ पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा, कुछ हिमालय के तराई वाला क्षेत्र में मिलेगा, अंडमान निकोबार क्षेत्र में मिलेगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट मतलब ई वाला क्षेत्र में मिलेगा, ठीक। आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी के सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा ही बताना है। तो कॉफी के सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक।
क्या भैया? कर्नाटक। और चाय में आपको असम हो जाएगा। 23 देख लो। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? समझ लेना, अगर हमने 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे लाइव आ गए और समझ लेना कि सर जी यहाँ लाइट है और सर जी डरा रहे हैं इसलिए लाइव आए, लेकिन किसी से कहना मत, ये मत करना, बात ये सब उड़ा मत देना, सर जी डरा रहे हैं इसलिए। कभी आ गए रात में एक बाइक तुम लोग को सूचना देकर के हम लाइव आ रहे हैं, तो तुम लोग भी 3-4 को हमसे जुड़ जाना। ये ना कि लाइव पढ़ा रहे हैं कोई जुड़बे ना किया है ऐसे डर लगने लगेगा, ठीक ना? तो तुम लोग 3-4 को 5 को कम से कम जुड़ जाना लाइव आएंगे तो, ठीक? हाँ, ये भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है भैया? यह है इंदिरा गांधी नहर, ठीक? इंदिरा गांधी नहर है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24, कुद्रमुख लौह अयस्क खदान कहां पर है? कुद्रमुख जो लौह अयस्क खदान है ये कहां पर है? सो कुद्रमुख लौह अयस्क खदान जो है ये कहां पर है ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन। ये जो हो जाएगा ये कहां पर पड़ता है? ये कर्नाटक में। अब कोलार जो है हट्टी जो है ये खान भी सोना के कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखो 25, बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? बोकारो जो इस्पात संयंत्र है ये किसके सहयोग से बनाया गया है ये आपको बताना है, ठीक? बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? सनया मैम क्या लिख रही है? सनया मैम खुदे चुड़ैल है। चलो बताओ, 25 लगाओ क्वेश्चन। ये बोकारो इस्पात संयंत्र जो इस्पात संयंत्र है ये किसके सहयोग से बनाया गया है? ठीक, किसके सहयोग से बनाया गया है? ये बनाया गया है यूएसएसआर के सहयोग से, यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओकरा ले बढ़िया हम चुड़ैलवे के देख ली, ठीक ना? लेकिन जिसका तुम लोग नाम दे रहे हो उसको ना देखे, ओकरा ले बढ़िया चुड़ैल को देख ले, ठीक? चलो आगे देखते हैं। 26, निम्नलिखित में से कौन सा तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? ये बताओ, इसमें से कौन सी तेल रिफाइनरी है जो असम में नहीं स्थित है? ये बताना है। असम में नहीं है। नोनामाती है, नोनामती, नुमलीगढ़ है, डिगबोई है सबसे पुराना, ये बरौनी अपना बिहार में है। बरौनी अपना बिहार में पड़ता है, बेगूसराय जिला में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी। ये आपको रिफाइनरी है, आपको यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति सिक्किम की है? सिक्किम देखोगे कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? सिक्किम की जनजाति भूटिया है, ऋतु प्रवास करती है भूटिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, भूपेन हजारिका सेतु और सबसे बड़ी पुल है। भूपेन हजारिका सबसे बड़ा पुल है नदी वाला, और भूपेन हजारिका जो है ये किसको जोड़ता है? ये असम को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को। किसको? असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखो, भारत के पश्चिम तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? भारत के पश्चिम तट पर देखोगे ये कौन से प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है ये बताना है। ये बताओ, ये कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है ये लगाना है। ये देखोगे देखो कौन सा हो जाएगा भाई? मार्मू गोवा है, गोवा में। मार्मू गोवा गोवा में स्थित है। यहां पर आप देखोगे तो ये आपको है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हल्दिया आपको देखोगे पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहां पर पड़ेगा हल्दिया, यहां पर पड़ जाएगा। और ये चेन्नई तो आपको देखोगे चेन्नई, तुतुकुड़ीन, ये सब जो पड़ता है इधर आपको पश्चिमी, आपको पूर्वी में क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक ना? कृत्रिम आपको बंदरगाह है चेन्नई पहला। क्वेश्चन 30 देख लो, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन है? भारत की ऊंचाई पर स्थित सर्वाधिक हवाई अड्डा कौन सी है? तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। और भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित जो लड़ाई वाला स्थल है वह सियाचिन है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद किसकी राजधानी है बताओ? हमको खाना खाने भी जाना है बाहर, होटल में बंद हो जाएगा, जल्दी से। कितना बज गया हो? बज गया 22:18। हाँ, मतलब 22:30 बजे तक खत्म कर लेना है, यानी 10:30 बजे तक खत्म कर लेना है। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। इराक की राजधानी कौन सी भैया है? बगदाद है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका में कौन भाषा बोली जाती है? सिंहली। सिंहली लोग भी वहां पर है, सिंहली आपको भाषा बोली जाती है। आगे देखो 33, निम्नलिखित में से, और सिंहला आपको श्रीलंका को आजादी कब मिला था? 1948 में। निम्नलिखित में से कौन से मोती द्वीप कहलाता है? मोतियों का द्वीप कहलाता है। कौन सा भाई? मोती द्वीप कहलाता है। बहरीन को कहा जाता है, छोटा सा द्वीप है बहरीन, इसको मोती द्वीप भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किसके किसके में विवाद है देख लेते हैं तुम लोग का आंसर। चलो बताओ। बताओ बताओ बताओ।
बहुत अच्छा। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। चलो आगे चलते हैं। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है बताना है। तो महावेली गंगा जो है ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? यह है अपना श्रीलंका के। और श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरूमध भी पाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा देश गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक है? यह बताना है इनमें से कौन सा देश है जो कि गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूं चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यह हो जाएगा डी, चीन हो जाएगा। चीन चमगादड़ सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं चावल का। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, और दूसरे पर भारत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? ये बताओ लौह खनिज कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? लोहा उससे निकाला जाता है, लोहा के साथ मिलता है लौह खनिज हो जाएगा मैग्नीज, हेमेटाइट हो जाएगा, सिडेराइड हो जाएगा, आयरन पैराइड्स हो जाएगा। ये जो होता है ये सब होता है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। समान वर्षा वाले स्थाने वाली मिलानी समरेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे आइसोहाइट बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आइसोहाइट बोला जाता है। समान मानचित्र वाले मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? समुच्च रेखा, जिसे कंटूर रेखा भी बोला जाता है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। जिब्राल्टर जलडमरूमध किन को जोड़ता है? जिब्राल्टर जलडमरूमध जो जोड़ता है किसको बीच में जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। और क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को ही ना जी। 40। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा बनाता है? विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाता है ये कौन से बनाता है ये बताना है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा कौन कौन नदी मिलकर बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है इसलिए उसका क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा नाम है। 41 देखो। एनटीपीसी केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो कि निम्नलिखित में से इस क्षेत्र में संबंधित है। एनटीपीसी क्या करता भैया? और एनटीपीसी की स्थापना 1973 में हुआ था। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्गम है और एनटीपीसी क्या करता है? विद्युत उत्पादन में काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? एक भारतीय अनुसंधान केंद्र को गायत्री है, मैत्री है, गंगोत्री है। ये जो होता है ये आपको अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव में जो है, यानी यहां पर देखो कि बर्फ जमा हुआ है, यहां पर स्थित ये सब है। ठीक नहीं, इसका आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन 43। बोडो भाषा कहां बोली जाती है? बोडो जनजाति भी पाया जाता है और बोडो वहां के भाषा बोला जाता है जनजातियों द्वारा। ये कहां पर भैया? असम में बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। भारत के किस शहर को महलों का शहर नाम से जाना जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर बोला जाता है? ये कहा जाता है तुम्हारे कोलकाता को। किसको? कोलकाता को। इसका आंसर हो जाएगा बी। 45। भारत के दैनिक मौसम मानचित्र कहां तैयार और छापा जाता है? ये बताओ, भारत के दैनिक मौसम मानचित्र कहां तैयार और छापा प्रिंट होता है? ये किया जाता है आपको मौसम विभाग द्वारा पुणे में। पुणे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 46 देख लो। भारत के सबसे छोटे जिले, भारत के सबसे छोटा जिला का नाम बताना है। ये हो जाएगा माहे। माहे जो जिला है भारत के सबसे छोटा जिला है। आगे देखो 47। ये देखो, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? यानी भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है। अब सभी जलीय सीमा की लंबाई जो है ये 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। चलो यहां पर हो जाएगा इसका ये। क्वेश्चन 48 देख लो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच बीच के बीच में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हो गया 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये
हेलो हेलो, हाँ अब बताओ कितने नंबर से क्वेश्चन छूटा हुआ है, कितने नंबर से क्वेश्चन छूटा है बताओ। क्वेश्चन हो गया कि छूट गया? 47 नंबर से फिर से स्टार्ट कीजिए। ओके ओके ओके, 1 मिनट 1 मिनट, 47 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, देखो क्या पूछ रहा है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है आपको 15,200 किलोमीटर। और भारत के पूछे संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 7516 किलोमीटर। हेलो 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 हेलो, यहां पर देखोगे ये भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई हो गया ये पूरा, और भारत के जलीय सीमा के संपूर्ण, और फिर देखोगे मुख्य जो जलीय सीमा है यानी कि ये जो जलीय सीमा है ये इसके होता है 6100 किलोमीटर। चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 48, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन के बीच में कितना अंतर होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच बीच, ये देखो ये हो गया आपको तुम्हारा 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हो गया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। इसके बीच में कितना का अंतर है बताना है। तो ये देखोगे 1 डिग्री देशांतर रेखा जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 से गुणा कर लोगे, अगर 82.5 से निकालते हो गुणा कर 4 मिनट से, तो निकल कर आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि हम लोग 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है ये रेखा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। 49 देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल सबसे पहले पहुंचता है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है सबसे अधिक बारिश उसी के कारण होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। ये देखो ऐसे जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता है तो सबसे पहले केरल में एंट्री मारता है मई के लास्ट से या जून के फर्स्ट वीक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी। आगे देखो 50, भारत किसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत किसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत में गाय भैंस बहुत ज्यादा पाई जाती है और भैंसियां पाई जाती है, इसलिए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है भैया? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं, तुम लोग क्या देखते हो। क्वेश्चन नंबर 19 छूटा हुआ था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, क्या कह रहा है? गर्म और ठंडी समुद्री जलधाराएं किसके कारण बनती है? तो गर्म और समुद्री जो जलधाराएं बनती है वो प्रचलित वहां के पहले उस क्षेत्र में कौन सा हवा है, ठीक, फिर पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और समुद्र के जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण। देखोगे ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गर्म और ठंडी जलधाराएं बनने के कारण क्या है? समुद्री जलधाराएं। तो ये चीज हो गया आपका खत्म, तो यहां पर आपका समाप्त होता है। चलो अब जाए दो हमको खाना खाने के लिए, ठीक।